सभी साहित्य प्रेमियों को नमस्कार। मित्रों, देखते ही देखते हम लोग अशोक सेक्सरिया जी पर केंद्रित इस एकाग्र की 8वीं कड़ी में आ चुके हैं और इस 8वीं कड़ी में आज हमारे साथ अलका सरावगी जी और शर्मिला जालान जी हैं। आप सभी की ओर से दोनों का हार्दिक स्वागत। अशोक सेक्सरिया जी पर चल रही इस श्रृंखला में एक पर उनसे जुड़े सभी लोग आ रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। इसके माध्यम से अशोक जी के कार्यों, विचारों, उनकी जीवन पद्धति को हमें कुछ अधिक विस्तार से, कुछ अधिक सघनता से जानने समझने का मौका मिला। आप जानते हैं कि अशोक सेक्सरिया जी का जो विचार और लेखन का क्षेत्र है वह काफी फैला हुआ है। पत्रकारिता में, साहित्य में, खेल में, कई विधाओं में वे लिखते रहे। वे अपनी कहानियां किसी और नाम से, गुणेंद्र सिंह कंपानी के नाम से शुरू में लिखते रहे और लोगों से छुपाते भी रहे। इसकी चर्चा आज एक कहानी के माध्यम से बालेश्वर जी ने भी की। और जो यह संकलन है मित्रों, लेखकी, यह भी कैसे उन्हें संज्ञान में लिए बिना उनके मित्रों और उनके प्रेमियों ने इसे लोगों के सामने लाया। अभी भी कुछ उनके लिखे हुए और कई चीजें संकलन के रूप में आने के लिए प्रतीक्षारत है। धीरे धीरे उनसे जुड़े हुए लोग इस काम को करेंगे। अलका सरावगी जी और शर्मिला जी लगातार उन पर केंद्रित विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करती हैं। हम जब तक पत्रिकाओं में और अन्यत्र वेबसाइट पर इनके विचारों को पढ़ते रहे हैं और अलका सरावगी जी की ही प्रेरणा से इस किया जा रहा है। हम लोग कई महीनों से इसकी योजना बना रहे थे और अंततः यह योजना इस माह में किसी न किसी रूप में ट्रांसलेट हो पाई और लोग जुड़ रहे हैं। मित्रों, आज की इस बातचीत के 2 खंड होंगे जिनमें हम उनकी कहानियों पर बातचीत करेंगे और उनसे जुड़े संस्मरण भी सुनेंगे। लेखकी संग्रह में संकलित कहानियां अपने आप में किस तरह से नई हैं, किस तरह का टटकापन लिए हुए थी और कृष्णा सोबती जैसी समर्थ रचनाकार उन पर किस तरह से बात कर रही थी। हम हस्तमत 2 में भी उन्होंने गुणेंद्र सिंह कंपानी की और उनकी लिखी कहानियों की बात की है। गुणेंद्र सिंह कंपानी अर्थात अशोक सेक्सरिया। तो आइए हम सर्वप्रथम अशोक सेक्सरिया जी की कहानियों से ही इस बातचीत को शुरू करते हैं और मैं अलका सरावगी जी से निवेदन करता हूं कि वे इस बातचीत को कृपया आरंभ करें। अलका जी। बहुत शुक्रिया अर्पण कुमार जी। आप जो काम कर रहे हैं वो हमारे बहुत दिल के बहुत करीब है, हम सबके जो अशोक जी से जुड़े हुए थे। और उनके उस कमरे में 16 लॉर्ड्सना रोड के कमरे में हम जो लोग बराबर आते जाते रहे, पिछले कई दिनों से सबको सुनते हुए बहुत सी नई बातों का हमको भी पता चल रहा है। और एक बात, चूंकि मैं और शर्मिला दोनों साथ हैं यहाँ पर, तो मैं आपको बताती हूँ कि शर्मिला से मेरा परिचय शर्मिला की कहानी के मार्फत हुआ और वो उस कहानी के मार्फत शर्मिला का परिचय अशोक जी से हुआ। तो हुआ ये कि मैं पढ़ा रही थी एज अ गेस्ट लेक्चरर शिक्षायतन कॉलेज में और शर्मिला एक विद्यार्थी के रूप में वहाँ थी और उसने अपनी एक कहानी मुझे पढ़ने के लिए दी। मैंने उस कहानी को पढ़ा तो मुझे लगा कि ये बहुत ही मैंने एक तरह की मैच्योर्ड कहानी है एक कॉलेज स्टूडेंट के हिसाब से। और मैंने सोचा कि इस कहानी को अशोक जी अगर पढ़ें तो सही राय वही बता सकते हैं और सही एक जो गाइडेंस होती है एक नए लेखक के लिए, तो जैसी जो मुझे मिली थी। जब मैं अशोक जी से मिली तो मैं खुद 24.5 साल की थी और तब तक मेरे दिमाग में ऐसी कोई भी बात नहीं थी कि मैं एक लेखक बन सकती हूँ। तो किस तरह अशोक जी की बातचीत से अशोक जी को कुछ बातें
मैं बताया करती कुछ अपने जीवन की, स्कूल की, कॉलेज की। हम एक बाल कोष में काम कर रहे थे, तो अशोक जी कहते थे कि इसको लिख डालिए। तो मुझे लगता था कि इसमें ऐसी क्या बात है जिसको लिखा जा सके। लेकिन अशोक जी के कहने पर ही मैंने उस तरह से एक फीचर्स राइटिंग से शुरुआत की, और जो पहली कहानी लिखी गई आपकी हंसी, वो एक संयोग से लिखी गई। और जब मैंने अशोक जी को पढ़ाई तो अशोक जी ने कहा कि ये कहानी तो बन गई है। तो यानी कि उसको एक कहानी बन गई है, ये अशोक जी के मुंह से सुन करके ये लगा कि हाँ सचमुच कहानियां लिखी जा सकती हैं। तो शर्मिला की कहानी को मैंने अशोक जी को पढ़ने दिया, और इस तरह उस लॉर्ड्सना रोड के उस कमरे में शर्मिला भी एक रेगुलर बन गई, क्योंकि हम लोगों का अशोक जी से मिलने का कोई समय नियत नहीं होता था। अशोक जी सबके लिए जी मित्रों, अलका सराबजी जी का कनेक्शन। जी अलका जी, आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ, अच्छा मेरी आवाज चली गई थी लगता है मुझे ना। हाँ, बस कुछ देर के लिए। जी अच्छा, आप सुन रही है ना? जी जी जी, जी तो आ मैं रही। कह रही थी कि अशोक जी का जो कमरा था वो एक सबके लिए एक खुला, जैसे कोई एक रेल का प्लेटफॉर्म ही था, और जिसमें चारों तरफ किताबें थीं, और उनकी सिगरेट की राख थी, धूल थी किताबों पर, अखबार पत्रिकाएं, सब कुछ। अशोक जी एक सिंगल बेड पर बैठे रहते थे, और जो भी उनके पास आता वो उनसे बात कर सकता था। और उनके पास में जो लोग तरह तरह के लोग आते थे, वे भी सब एक दूसरे को जान जाते थे। और इस तरह से हम, मतलब एक तरह की एक हमारा एक इस तरह का एक जैसे कोई एक कम्यून बन गया था, जिसमें कोई मतलब जी जी, तो मतलब हमारा कोई बातचीत का कोई विषय भी तय नहीं होता था, और कुछ भी मतलब आने जाने का समय भी कुछ ऐसा फिक्स नहीं था कि हम इसी वक्त आएंगे या इसी वक्त जाएंगे। तो अशोक जी सबके लिए उस तरह से उपलब्ध रहते थे। तो मैंने जब शर्मिला की कहानी पढ़ी तो मैं ले गई शर्मिला को उनसे मिलवाने के लिए। हालांकि मैं और भी बहुत सारे लोगों को मिलवाने ले जाती थी, जिनमें मुझे कुछ भी लगता था कि शायद अशोक जी उनको एक जीवन की कोई राह दिखा सकें। तो लेकिन शर्मिला एक सफल कहानीकार बन गई, और मुझे इसमें मैं अपनी भी उपलब्धि मानती हूँ अशोक जी के साथ साथ। तो अशोक जी की कहानियों को लेकर के तो आप देखिए कि अशोक जी का जिस तरह का व्यक्तित्व था, तो 30 साल का लगभग मेरा उनका साथ रहा। और प्राय सप्ताह में एक बार, दो बार, तीन बार, और जब मैं लिखती होती थी तो उनको पढ़ाने के लिए तो कई बार उससे भी ज्यादा अशोक जी से मुलाकातें होती थी। पर अशोक जी तो अपने को छुपाए रखने वाले व्यक्ति थे, तो इसलिए अशोक जी ने कभी अपनी कहानियां पढ़ने के लिए नहीं दी। यानी एकाध कहानियां उन्होंने कभी दी, मैंने बरसों बाद, मैंने उन 30 वर्षों में समझिए मैंने उनकी मुश्किल से दो तीन कहानियां पढ़ी थी। 30 तो नहीं कहूंगी क्योंकि 30 तो अंत तक था, लेकिन 2000 में जब प्रयाग जी और अरविंद मोहन इन सब की कोशिशों से ये लेखकी कहानी संग्रह आया, तब जाकर अशोक जी को एक कहानीकार के रूप में जानना तो सचमुच समझिए कि तभी संभव हुआ। उसके पहले राइजिंग टू द ओकेजन एक कहानी उनकी, जो कि समकालीन भारतीय साहित्य में पढ़ी थी, और एक बार एक कहानी अशोक जी ने बड़ी कृपा करके दे दी थी कि आप चाहें तो इसे पढ़िए। तो इसलिए इन कहानियों को जब अब एक इकट्ठे जब एक साथ पढ़ा, तब लगा कि शायद अशोक जी एक कहानीकार के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में, और एक तरह के एक फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड जिसको आप कह सकते हैं, उस तरह से अशोक जी हमेशा हम लोग सबकी जिंदगी में मौजूद थे। किंतु अशोक जी का एक कहानीकार के रूप में उनका जो परिचय था, और दरअसल ये परिचय एक इतना गहन परिचय है कि अशोक जी को शायद उन कहानियों के मार्फत हम और ज्यादा जान पाए। क्योंकि अशोक जी को जानना भी, वो जितने सरल थे और जैसा सब कुछ उनका बात व्यवहार था, पर उसके बावजूद अशोक जी को समझ पाना बहुत आसान काम नहीं था। क्योंकि अशोक जी के अंदर में जो जो कुछ एक उनकी जो दुनिया चलती थी, जो बाकी दुनिया के साथ में उनका जो रिश्ता, उलझा हुआ एक रिश्ता था, माने यानी कि बाकी के साथ में मैं कहूँगी कि माने कि देश की राजनीति, समाज की अवस्था, जो मूल्यों का बोध है, यानी कि ये सब जो इतनी जो गहरी बातें थी, इन सबके साथ जो अशोक जी का रिश्ता था, उसके कारण अशोक जी एक ऊपर से बहुत सरल दिखते हुए, सबके मददगार और सब कुछ दिखते हुए, अंदर से कहीं बहुत एक विक्षुब्ध कहिए, या खोए हुए कहिए, या निरंतर मतलब एक
अपने को ही, मतलब जैसे मैं कई बार, मुझे मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस याद आता है, और मुझे लगता है कि दूसरों की गलतियों की भी सजा जैसे अशोक जी खुद को ही देते रहते थे। यानी कि निरंतर अपने को छीलते हुए जो एक व्यक्तित्व अशोक जी का था, वो इन कहानियों में कहीं न कहीं, मतलब हमको वो एक मतलब एक ठोस रूप में हमको दिखाई पड़ता है, जिससे कि अशोक जी को पूरी तरह से समझने में भी कहीं ये कहानियाँ बहुत मददगार हैं। तो आप कहें तो मैं ये विकल्प कहानी, उनकी एक छोटी-सी कहानी है। मैं सोचती हूँ कि इससे कुछ पढ़कर सुनाऊँ या पूरी कहानी पढ़ जाऊँ, जैसा समय होगा। जी, तो पूरी जिस जिस जी, भी तो ये कहानी, महत्वपूर्ण। हाँ, जी, क्या बोल रहे हैं? कह रहा हूँ आकार में छोटी होकर भी एक बेहद भावप्रवण और महत्वपूर्ण कहानी है। बहुत, बहुत अच्छी, वो लोग बहुत अच्छी। तो वो एक जी, एक तरह की एक रिप्रेजेंटेटिव भी कहानी हो जाती है, चूँकि साइज़ में छोटी है तो हम उसको यहाँ पढ़ भी सकते हैं। तो विकल्प, वह आज भी हेस्टिंग्स की ओर चला आया। हुगली के किनारे बैठकर नावों को देखना और उस पार के विज्ञापनों को पढ़ना उसका पुराना शौक था। आज का दिन रोज की ही तरह था, पर उसके लिए नहीं था। ऑफिस में आज उसे नौकरी से नोटिस मिल गया था। अगले महीने से वह बेकार हो जाएगा। उसने सोचा आज का दिन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पर इस दिन की महत्ता की कोई अनुभूति उसे नहीं हुई। उसने सोचा था नौकरी छूट जाने पर, छूट गई वह क्या करेगा? कलकत्ते की सड़कों की धूल छानेगा, उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आया। मन की सारी क्रियाएं कहीं जाकर सो गई थीं। उसे लगा उसके दिमाग को किसी ने एनेस्थेशिया का इंजेक्शन लगा दिया है और वह सुन्न हो गया है। वह मन ही मन बड़बड़ाया, स्थिति के महत्व को समझने के लिए कुछ स्पष्ट करना आवश्यक है। उसने मन ही मन कहा, आज मेरी नौकरी छूट गई है। 1 महीने तक मैं नौकरी पर और बना रहूंगा, फिर फर्म वाले मुझे 2 महीने की तनख्वाह दे देंगे और मुझे कलकत्ते की सड़कों पर फेंक देंगे। उसने इन वाक्यों को मन ही मन दोहराया और फिर पेन निकाल बड़े बड़े अक्षरों में इन्हीं वाक्यों को लिखा, किंतु वह सुन ही रहा। कुछ भी अनुभूति, अपनी नौकरी छूटने का दुख या अपने भविष्य के प्रति भय उसे नहीं हुई। बस वह चुपचाप घास पर लेटा रहा। बगल से मार्टिन बर्न की रेलगाड़ी चली गई। सामने जल था, जहाज थे, छोटी छोटी नावें थी, बीच में रेल लाइन थी और पार सड़क थी जिस पर मोटरें थीं। यातायात के सब साधन एक ही साथ थे। उसने ऊपर आकाश की ओर देखा, कहीं कोई हवाई जहाज तो नहीं उड़ रहा है। आकाश एकदम स्वच्छ और नीला था। उसने सोचा 1 दिसंबर को वह बेकार हो जाएगा, यानी क्रिसमस के समय वह बेकार होगा। उसे खुशी हुई कि वह दोपहर ही को न्यू मार्केट घूम सकेगा, रेस्तराओं के मॉर्निंग सेशन सुना करेगा। पर यह सब तो वह व्यर्थ ही सोच रहा था। इसके सोचने की कोई तुक नहीं थी, कोई तुक नहीं होती। तो वह प्रायः उन चीजों के बारे में सोचता है जिनका महत्व नहीं के बराबर होता है और जिनका उसके जीवन से कोई संबंध नहीं होता। नवंबर की छोटी होती शामें कब रात हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। उसने नदी की ओर से जब सड़क की ओर देखा तो शाम चली गई थी और रात घिर आई थी। हल्की सर्दियों की रात थी, उसने स्वेटर नहीं पहन रखा था। काली रात, भयावनी रात, उसने मन ही मन कहा, और वह डरने का उपक्रम करने लगा। जहाजियों के लिए रेल लाइन के पास बने छोटे से चाय घर की बेंच पर जाकर वह बैठ गया और चाय पीने लगा। बूढ़े खलासी मांझी चाय पी रहे थे और नमकीन बिस्कुट खा रहे थे। इनका जीवन समुद्र और नदी पर ही बीत जाता है। वह उन्हें बहुत भाग्यशाली मानता था। उसे याद आया, एक दिन उसने ईला से यहीं हुगली के किनारे कहा था वह समुद्र में पलायन कर जाएगा। समुद्र उसे बहुत प्यारा लगता है और उसने स्कूल में पढ़ी मेसफील्ड की कंठस्थ कविता सी फीवर उसे सुना दी थी। ईला ने इस पर कहा था, यह सब बकवास रहने दो, किंतु वह अपने उत्साह में बहता ही रहा। ईला, मैं एक दिन मैं अपने एक जहाजी मित्र के साथ जहाज देखने गया था। उसकी केबिन के चारों ओर पिनअप्स लगे थे। उसने गर्व से मुझे कहा था मैं यहाँ इतनी लड़कियों के साथ रहता हूँ, और ठठाकर हंस पड़ा था। इस पर ईला ने कहा, वह कभी समुद्र में पलायन नहीं कर सकता, वह कभी कुछ नहीं कर सकता। यहाँ बैठे अटलांटिक और प्रशांत महासागर की बातें कर सकता है। इन शब्दों का उच्चारण करने में ही उसे आनंद आता है। वह अटलांटिक बोलने में ही अटलांटिक जाने का आनंद अनुभव कर लेता है। फिर रुककर ईला ने कहा था, यहाँ उसने जहाज देख लिए, नदी देख ली, भोंपू सुन लिया और कह दिया समुद्र में पलायन कर जाऊंगा। वह वेग में आ गई थी। उसने कहा था, मैं भौचक्का हूं तुम्हारी इस तरह की उड़ती उड़ती बातों पर। कुछ कहना यदि वह अच्छा लगता है, चाहे वह एकदम बेकार और निरर्थक क्यों न हो, तुम जरूर कहोगे। उड़ती उड़ती बातें करना तुम्हें अच्छा लगता है। वह एकदम सकते में आ गया था।
अक्सर ईला इसी तरह उसे कहा करती थी, उसके आवेग को, उत्साह को शिथिल कर देती थी। वह प्रायः निरर्थक बातें ही सोचता और भावावेग में बहता रहता। कभी कभी उसे लगता कि उसके पास सिर्फ एक उड़ता उड़ता सा भावावेग है और कुछ नहीं। उसने जोर देते हुए कहा था, ईला, तुम मुझे हरदम उड़ा देती हो, क्या मैं समुद्र में पलायन नहीं कर सकता? आओ शर्त बदो, पर एक मेरी भी शर्त है। क्या? ईला ने पूछा था। उसने कहा, मेरे जन्मदिन वाले स्टेट्समैन में रिमेम्बरेंस की 2 पंक्तियां छपवा देना। ईला ने इस पर बिगड़ते हुए कहा था, बेकार की बात मत करो, इन शहीदाना बेकार फिजूल की बातों से तुम मुझे बिल्कुल प्रभावित नहीं कर सकते। उसका उत्साह एकदम ठंडा पड़ गया था। पर आज उसने मन ही मन सोचा, वह सचमुच ही समुद्र में पलायन कर सकता है। उसकी नौकरी छूट गई है, वह सब कुछ कर सकता है, पलायन कर सकता है और ईला को कहीं दूर बंदरगाह से पत्र डाल सकता है, ईला तुम गलत थी। उसे एकाएक लगा इस विचार से उसके सामने का सारा धुंधलका हट गया है, उसका भविष्य एकदम साफ है। वह पलायन कर जाएगा। ईला जान सकेगी कि वह केवल भावुक, हवा में बातें करने वाला ही व्यक्ति न था। जीवन खुल गया है, उसने सोचा। विगत और भविष्य के बीच ईला थी। वह कभी उसके संसार से कटकर डायमंड हार्बर रोड के एक मकान में जा बसी है। वह ट्राम से अक्सर डायमंड हार्बर रोड से होकर गुजरता है। ईला का मकान भी वह जानता है। मकान आते ही ट्राम से खिड़की के बाहर मुंह कर लेता है और देखता है ईला बरामदे में है या नहीं। आज यहीं से बस लेकर वह ईला के पास जा सकता है, कह सकता है, ईला मैं सभी बातें बेकार नहीं कर रहा था। पर वह क्यों जाए? जाने पर ईला हंसेगी ही। उसे याद आया कॉलेज में किस सरलता से ईला ने एक दिन कहा था कि उसका आशीर्वाद सगाई हो गया है। उसने पूछा था कि पहले उसने कभी नहीं बताया। क्या बताती? जब हो गया तब बता दिया। वह सोचता है आशीर्वाद की बात क्या इतनी सरल थी, पर इस बारे में वह कभी कुछ साफ नहीं सोच पाता। कुछ भी याद नहीं आता था। सिर्फ एक बार क्लास खत्म होने के बाद वह ईला को बस स्टॉप पर छोड़ने नहीं गया था। पर जाते जाते उसने सोचा, अपनी अगले महीनों की तनख्वाह से वो रूथ को उसके विवाह के अवसर पर एक अच्छा खासा उपहार देगा। रूथ अच्छी लड़की है। वह ऑफिस में जब उसे कहता है, रूथ, सच बात तो यह है कि रॉनी तुमसे प्रेम नहीं करता, तब वह खुश होती है, मानो उसने कहा हो कि रॉनी प्रेम करता है। वह हंसता है और जानबूझकर सोचता है कि उसके वाक्यों के अर्थ हरदम उलट होते हैं। हेस्टिंग से वह मैदान होता हुआ ट्राम टर्मिनस पर आया। थकावट के कारण घर पहुंचते ही उसे नींद आ गई। सवेरे जब उठा तो उसने देखा वह जूते पहने ही सो गया था। कल की सारी घटना याद हो आई। न जाने उसे क्यों यह याद नहीं आया कि वह कल नदी किनारे गया था, बल्कि उसे सबसे अधिक यही याद आया कि उसकी नौकरी छूट गई है। अखबार वाला अखबार दे गया था। उसने अखबार के शीर्षकों पर भी नजर नहीं दौड़ाई। वांटेड कॉलम देखने लगा। फिर पेन से वह कागज पर कुछ नोट करने लगा। एक मर्चेंट नेवी कंपनी को क्लर्कों की आवश्यकता थी। उसने सोचा वह इसी कंपनी में अर्जी देगा। समुद्र में पलायन करने की बात उसे याद आई। वह अपने ही में ठठाकर हंस पड़ा। कदाचित ईला ने गलत नहीं कहा था। तो ये एक छोटी सी कहानी जो अशोक जी की शायद सबसे छोटी कहानी है, और मुझे लगा कि हम यहाँ पढ़ सकते हैं। और इस पर कुछ बातें जो मन में आती हैं कि ये जो नौजवान है जिसकी नौकरी छूट गई है, जिसकी प्रेमिका की सगाई हो गई है, और वो अपने ऊपर में कितना संदेहशील है कि उसको लगता है कि वो खाली भावुकता में बातें करता है, अर्थहीन बातें करता है। उसकी जो बातें हैं उसके उसके बिल्कुल दूसरा अर्थ लोग लेते हैं। और मतलब एक लगातार एक अपने को छील छील कर जैसे देखने की कोशिश। तो मुझे लगता है कि अशोक जी की बहुत सारी कहानियों में यह जो एक, जिसको अशोक जी कई कहानियों में वो शब्द भी आता है, आत्मभर्त्सना, यानी कि अपने को निरंतर एक अपनी आलोचना करने वाला व्यक्ति। और यह आलोचना दरअसल अपनी खुद की आलोचना, पात्र की आलोचना नहीं होती, बल्कि उस समय की भी आलोचना होती है जिसमें वह मौजूद है, जिसमें वो अपनी संवेदनशीलता को खो बैठा है। वो अपने को याद दिलाता है, पेन से लिखता है, पर फिर भी उसका दिमाग जैसे शून्य रहता है। और इसी तरह जो बाकी लोगों की संवेदनशीलता है वो किस तरह चीरती गई है, और यह जो उसकी जो जिसको वो अपनी भावुकता समझकर उसको एक तरह से उसका वो प्रतिरोध भी करना चाहता है कि नहीं वो भावुक नहीं है और वो पलायन कर जाएगा, किंतु अंत में जैसे वह अपने आप से ही हार मानकर कहता है कि कदाचित ईला ने सही कहा था। तो ये तो मतलब एक कहानी पर एक छोटी सी बातचीत जो मैंने की, और मैं चाहती हूँ कि अब शर्मिला हमको बताए कि कहानियों पर वो क्या सोचती है। और भी बहुत सारी कहानियां हैं।
सबसे पहले नमस्कार अर्पण जी, यह मेरी खुशकिस्मती है कि इतने बड़े शख्सियत पर बोलने के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया और अलका जी के साथ जो है मैं अपनी कुछ बातें शेयर कर सकूंगी, यह भी मेरी खुशकिस्मती है। और ये जी बहुत ही मुश्किल काम था अर्पण जी कि अ, अशोक जी पर कुछ बोलना, क्योंकि कुछ लोग हमारे अंदर इतने ज़्यादा होते हैं कि उनको हम अलग करके उनके बारे में कुछ सोच ही नहीं सकते। और हमारा उनसे जो रिश्ता होता है वो बहुत ही रूहानी रिश्ता होता है। उसमें वो एक कथाकार हैं और उनकी कथा पर बात करनी है या उनकी कविता पर बात करनी है, इस रास्ते से सोचना बहुत मुश्किल होने लग जाता है। तो अलका जी ने जैसे एक शब्द कहा शुरू में जब वो परिचय दे रही थी, तो उन्होंने कहा मौजूदगी। तो माने अशोक जी 7 साल हो गए अशोक जी नहीं रहे इस संसार में, लेकिन उनका न होना होना ही है। उनकी मौजूदगी हर समय हमारे साथ रहती है। और ये जो पुस्तक लेखकी जो है, ये हर जगह ये अशोक सेक्सेरिया ही हैं। अभी अलका जी जब कहानी पढ़ रही थी, तो जो वो शब्दों को बोल रही थी, तो मुझे मेरे सामने अशोक जी का चेहरा आ रहा था, कुछ शब्द जो वो बोलते थे। और लेखकी में जो कवर है, ये उन्हें बहुत प्रिय था, खाकी रंग और खाकी का कुर्ता। तो लेखकी के प्रकाशक अरविंद और दीपचंद सांखला जी, अरविंद मोहन जी, आदरणीय अरविंद मोहन जी, आदरणीय प्रयाग जी, सबने मिलकर बहुत सुंदर एक कवर बनाया। तो अशोक जी तो इतने ज़्यादा हमारे आसपास अंदर हैं कि अशोक जी का न होना एक तरह से होना ही है। दूसरी बात ये कि जो अलका जी ने कहा कि मेरी कहानी लेकर वो मैंने कॉलेज के दिनों में 2-3 कहानियाँ लिखी थी और एक कहानी जो है मैं कॉलेज की पत्रिका में मैंने दी थी प्रकाशित होने के लिए। वहाँ पे मैम ने कहा कि ये कॉलेज की पत्रिका के लायक नहीं है, क्योंकि वह वयस्कों की दुनिया की लंपटता की एक कहानी थी। तो अलका जी आई थी और अलका जी कहानी वगैरह के बारे में दूसरी तरह से बात करती थी। वो उस तरह से नहीं पढ़ाती थी जैसे अन्य अध्यापिकाएँ बिल्कुल पढ़ाती हैं। मैंने उनको संकोच में कहानी दे दी। उन्होंने मुझे अशोक जी से मिलवा दिया और अशोक जी ने उस कहानी पर मुझसे बातें करनी शुरू की। तो मैं उनसे बात कर रही हूँ, मुझे बार-बार ये लग रहा है कि मैं बहुत ही फ़िज़ूल की बातें कर रही हूँ, निरर्थक बातें कर रही हूँ, क्योंकि हमारे एक इस तरह के संस्कार होते थे कि बहुत मत बोलो, कम बोलो या बेकार की बातें हैं। माने हम जो बोलते हैं वो बात कोई अर्थ उसमें कोई अर्थ भी हो सकता है, वो हमें हमेशा एक संशय बना ही रहता था। तो अशोक जी वो हर वाक्य पे बहुत विस्मय कर रहे थे, हर बात पे अच्छा, हाँ, ऐसा हुआ, वो उनकी सिफ़त थी। अच्छा, ये और वो विस्मय से देखते जा रहे हैं और मैं उनको बोलती जा रही हूँ। तो एक कथा के साथ में समानांतर इतनी कथाएँ चलने लगी कि माने कथाओं का एकदम संसार खुल गया और मुझे लगा कि मैंने ऐसा क्या बोला कि अशोक जी जो हैं वो बहुत गंभीरता से सुन रहे हैं। तो वह जो उम्र थी, जिस उम्र में मैं अशोक जी से मिली, वो बहुत ही एक इम्प्रेशन बहुत पड़ते हैं हमारे ऊपर। यानी हम स्पॉन्ज की तरह बहुत सारी चीज़ें एब्ज़ॉर्ब करते जाते हैं, ये भी अच्छा लगा, वो भी अच्छा लगा, ये बन जाएँगे, वो बन जाएँगे। और मेरा तो ऐसा था कि मैं जिसको बहुत अच्छा मुझे लगता था, मुझे लगता था मैं वही बन जाऊँ। तो उस ख़ास उम्र में जब बहुत इम्प्रेशन पड़ते हैं, मैं अशोक जी से मिली। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं अशोक जी से मिली। तो अशोक जी ने वो कहानी जो है बहुत गंभीरता से सुनी और हमारे बीच में जो एक बहुत अच्छी बात हुई कि बात हुई। यानी बात करना भी एक निष्ठा का काम है। बहुत गंभीरता से हम किसी से संवाद करते हैं, बात करते हैं और उसमें कितनी कहानियाँ निकलती हैं और कितने कहानियाँ की विधि और प्रविधियाँ निकलती हैं, ये मुझे आज समझ में आ रहा है। तो बहुत गंभीरता से हमारी बात हुई और मुझे लगा कि मैंने अशोक जी को जो कहा है, उन्होंने जो बातें बताई है, फिर उन्होंने कहा कि इसको दोबारा लिखिए। एक चीज़ ये और हुई कि वो मुझे आप कह रहे थे और मैं जो है हम लोग मुझसे वो कम से कम 38 वर्ष बड़े होंगे, 40 वर्ष बड़े होंगे लगभग, तो अब मैं उन्हें क्या कहूँ? अशोक जी कहने में नाम नाम हम लोग नहीं लेते हैं और अशोक तो बोलते ही नहीं हैं। अब तो फिर ठीक है, वो माने बिना नाम लिए ही हमारा वार्तालाप चलता रहा वर्षों। मैं उनको कुछ भी नहीं बोलती थी और ऐसे ही हम लोग मिल लेते थे। तो अशोक जी ने कहा कि कहानी दोबारा लिख के आप दोबारा लिखिए उसको। तो मैंने उसके 2 ड्राफ्ट और बनाए
और कहानी बन गई, फिर क्या है, कहानी का शीर्षक क्या हो। तो अशोक जी अक्सर जो है मेरी कहानी पर इतनी बातें करते थे, तो फिर मुझे ये लगता था कि शीर्षक जो है अशोक जी ही मेरी कहानी का तय कर दें। तो अशोक जी ने उस कहानी का शीर्षक समझ उन्होंने कहानी का शीर्षक रखा। शीर्षक से भी जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं अशोक जी को लेकर कि अशोक जी का एक प्रिय एक दो शब्द थे, एक पुरानी कहानी, एक अवान्तर कहानी, एक घिसी-पिटी कहानी। तो वो इस तरह से कर देते थे। तो धीरे-धीरे ऐसा था कि मैं थोड़ा-सा उनसे खुल गई थी और मैंने थोड़ी छूट लेनी शुरू कर दी थी और मैं उनको कहती थी कि नहीं, अब ये तो आलस्य हो गया, एक एक शब्द हटा के अब हम लोग कहानी करेंगे, क्योंकि तो रवींद्रनाथ की कहानियों में प्रायः इस तरह के शीर्षक मैंने देखे पढ़े हैं। तो ऐसा होता था कि अशोक जी से जो संवाद हुआ, और मैंने आज जब मैं सोचती हूँ पीछे पलट के और उस टाइम और स्पेस में जब मैं जाती हूँ, तो मुझे लगता है कि बात करना अपने आप में एक निष्ठा का काम है और उसमें गंभीरता से आपके जो सरोकार हैं, जो कंसर्न हैं, वो नज़र आने लग जाते हैं, बहुत सारी बातें खुलती जाती हैं। माने अंदर की जो गाँठें हैं वो खुलने लग जाती हैं और 2 व्यक्ति का जब संवाद होता है तो वो ताड़ जाता है एक व्यक्ति दूसरे को कि वो क्या बोल रहा है और क्या बोल रहा है और उसमें कितना छल है, वो सारी चीज़ें होती थी। और मैं जब अशोक जी को अपनी छोटी-छोटी कहानियाँ ले जाती थी, सुनाती थी, तो वो अक्सर कहते थे दोबारा लिखो, तिबारा लिखो। तो मैं उनको देखती थी, मैं ये देखती थी कि वो मुझे देख रहे हैं, लेकिन वो मुझे नहीं देख रहे, उनका अंदर बोल रहा है, वो अंदर से बोल रहे हैं, तो आखिर वो बोल क्या रहे हैं? माने आखिर उनकी कसौटी क्या है? तो अशोक जी जो थे उनकी कसौटी बहुत ही कड़ी कसौटी थी और उसमें फिट बैठना बहुत मुश्किल था। उनको कहानी कोई पसंद आ जाए और वो कहानी परफेक्ट कहानी हो जाए, तो ये बहुत ही कठिन था, लेकिन मैं कोशिश करती थी कि आखिर वो क्या कह रहे हैं और कहानी बन जाए, ये कोशिश रहती थी कि अशोक जी ये ना बोलें कि अब इसको फिर से लिखो। इस तरह का एक मन में एक रहता था, अब नहीं होगा। तो ये एक मेरा रिश्ता उनसे बना बात करने का, माने अशोक जी में जो बात थी और बात करने से जो बात बनती थी, वो बात अब नहीं रही या वो बात बहुत मुश्किल है। तो ये एक मेरा उनसे रिश्ता बना। फिर 2000 में जब उनकी लेखकी आती है, तो मैंने अभी अलका दी ने विकल्प कहानी पढ़ी, मैं उनकी कुछ और कहानियाँ भी पढ़ रही थी, तो मैंने ये देखा कि उनकी कहानियों में जो युवक हैं, वो अविवाहित हैं और उनका नौकरी से बहुत ही द्वंद्वात्मक रिश्ता है। यानी उनको नौकरी अच्छी नहीं लग रही, नौकरी छोड़ दी है, नौकरी छोड़ने वाले हैं, बॉस जो है वो बोदा लग रहा है, तो आखिर क्या उनको अच्छा लग रहा है वो समझ में नहीं आता। और हर समय वो एक निराशा में, यानी उनके जो पात्र हैं वो असफल पात्र हैं और आखिर उनको क्या करना है, यानी एक बात ये समझ में आती है कि मुख्य धारा का जो जीवन है, वो जीवन जो है उनके पात्र नहीं जीना चाहते। तो आखिर वो क्या करना चाहते हैं? वो क्या करना चाहते हैं, वो उत्तर कहानियों में हमें मैं खोजती हूँ तो मुझे कई बार नहीं मिलता कि आखिर उनके जो पात्र हैं, जो नौकरी छोड़ चुके हैं, नौकरी छोड़ना चाहते हैं, प्रेमिका छूट गई है, विवाह नहीं हुआ है और सब चीज़ को लेकर बहुत कंटेम्पलेशन में जाते हैं। माने मैं अभी ये भी सोच रही थी 2 दिन पहले कि युवा पात्र, आज क्या कोई युवा इतना प्रौढ़ होगा मन से जो उनके पात्र हैं? उनके पात्र मन से इतने प्रौढ़ हैं, इतने कंटेम्पलेशन में जाते हैं कि हैरानी होती है कि इस तरह से हर चीज़ को लेकर वो पात्र सोचेंगे। तो उनके पात्र जो हैं वो मैं विकल्प कहानी, जो विकल्प एक शब्द है, विकल्प, आखिर जो किशन पटनायक जो कहते हैं विकल्पहीन नहीं है दुनिया। तो अशोक जी का जो लेखन है, जो मुख्य धारा के समानांतर एक ऐसी रचनात्मक धारा का लेखन है, जो कि हमें कहीं न कहीं एक रचनात्मक जीवन से जोड़ता है। अब वो रचनात्मकता क्या है, मैं अपने ही आपसे प्रश्न करती थी, क्योंकि उनकी कहानियों में प्रश्नाकुलता बहुत है। तो मैं अपने आप से ही प्रश्न करती थी कि आखिर वे कौन से मैंने एक छाया कहानी पढ़ी और जिस पर मैं अलका जी से भी बात कर रही थी। वो कहानी मुझे बहुत दिलचस्प लगी और मैं उसकी चर्चा इसलिए करना चाहूँगी कि वो कहानी माँ के ऊपर है और माँ जो है, माँ को मैं भी कई तरह से देखती हूँ। माँ से जुड़ी हुई कहानियाँ भी पढ़ती हूँ, माँ को मैं कई तरह, तो ये जो कहानी है इसमें माँ बार-बार घर से पत्रा रहा है एक युवक को कि
आ जाओ, लौट आओ, घर आओ, आ जाओ। वो घर आ जाता है और कहानी शुरू में 2-2.5 पन्ने माँ के साथ जो द्वंद्वात्मक रिश्ता है, उसकी कहानी है ये। यानी शुरू में माँ के साथ माँ जो है, माँ के साथ वो कहता है उसमें पात्र कि मैं माँ के साथ प्रेमिल नहीं हो पाता। माँ जो है उसे गंवार लगती है। इसका कारण ये है कि बहनें कहती हैं कि माँ को पल भर में नींद आ जाती। माँ जब सोती है तो माँ की नाक बजती है। माँ को 3 महारोग हैं, घर में सफाई रहनी चाहिए, सब काम समय से होना चाहिए। और एक पूर्वी बंगाल से एक शरणार्थी जो है, एक स्त्री आती है काम करने के लिए माँ के घर में, तो वो अच्छे से फुल्का नहीं बनाती, या तो जला देती है या कच्चा छोड़ देती है। तो माँ उससे झगड़ा करती है। तो ये पात्र सोचता है कि प्रार्थना करता है कि माँ उससे झगड़ा न करे। तो माँ जो है, माँ के अंदर सामाजिकता नहीं है। यानी बचपन में जो एक सामाजिकता का भाव होता है कि हमारे कोई मेहमान आए और आतिथ्य उनका हम करें, तो माँ जो है किसी का भी आतिथ्य या सत्कार ठीक से नहीं कर पाती है। तो माँ जो है उसको गंवार लगती है। अब मैं एक बात आपको ये बताऊंगी अर्पण जी की, अशोक जी की कहानियां जो कि मैं वहां से जोड़ती हूँ कि जैसे मैं उनसे बात कर रही हूँ, ये जो बात करना है छोटे छोटे वाक्यों में, शब्दों में, और छोटी छोटी बातें, उनकी कहानियों का भी संसार छोटी छोटी बातों से ही खड़ा होता है। और बात करते करते, जैसे कबीरदास का एक दोहा है ना कि आंधी आई ज्ञान की, ढई भरम की भीत। यानी उनकी कहानियां धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती हैं और एक बात वो लाकर ऐसी रख देंगे कि पूरी कहानी आलोकित हो जाएगी। माँ के साथ माँ गंवार लगती है, माँ अच्छी नहीं लगती, माँ प्रेमिल नहीं है, माँ अनपढ़ है। अब वो बोलते हैं कि माँ का पीहर अगर गरीब नहीं होता तो माँ गंवार नहीं लगती। तो ये वो ऐसी एक यथार्थ की भूमि पर लाकर खड़ा कर देते हैं कि माँ का गंवार लगना, उसका क्या कारण है। और माँ भी इस बात को जानती है, इस सच्चाई को जानती है कि माँ की इस घर में जो जगह है वो कैसी जगह है। अब कहानी का एक दूसरा एक पक्ष शुरू होता है कि कहानी जो है वो माँ से रागात्मक संबंध शुरू होते हैं उस कहानी में। फिर वो माँ की बारे में बताना शुरू करते हैं कि माँ ने जो है माँ ने गर्भवती अवस्था में जो है माँ ने पिकेटिंग की थी, माँ जेल गई थी। और पिता के एक दोस्त जो है उनकी बहू घर पे आती है, तो माँ उसको देखती है और बोलती है कि तुम बहुत सुंदर हो, 2 से ज्यादा बच्चे मत करना। तो वो बहुत खुश होता है कि माँ सारे अनपढ़पन के बाद भी जो आधुनिक बनते हैं उससे ज्यादा आधुनिक है मेरी माँ। और जब माँ जेल गई थी तो वहाँ पे एक बंगाली औरत थी, वो दिखी थी उनको और वो मिली थी उनकी, वो उनकी साथिन बनी थी और वो सिगरेट पीती थी। तो उसको लेकर लोग जो है बुरी बुरी बातें गॉसिप करते हैं। तो माँ बोलती है कि नहीं, वो जो थी ना वो बहुत बहादुर थी और सारे मर्दों से ज्यादा उसके अंदर जो था वो साहस था। तो वो बहुत खुश होता है। तो ये जो दूसरा हिस्सा है वो माँ से एक रागात्मक संबंध का हिस्सा शुरू होता है। और वो लोग बोलते हैं कि माँ उसने कहानी, वो अपनी किताब लिखी है उसने। तो फिर ये लोग मिलके जो है, वो बच्चे जो है मिलके, ये युवक जो है उसका बेटा, वो भी माँ को कहता है कि माँ तुम भी किताब लिखो। तो किताब लिखने की एक सिलसिला शुरू होता है कि माँ जो है वो किताब लिखेगी अपना। तो माँ बताना शुरू करती है, तो कहा जाता है कि बचपन से लिखो। फिर एक रूपरेखा बनती है और ये सिलसिला थोड़े दिन तक चलता है, ज्यादा दिन तक नहीं चलता। तो ये जो एक माँ के साथ है, मतलब अशोक जी की जो कहानी है वो मल्टी लेयर्ड कहानी है, बहुस्तर पर चलती है और समृद्ध करती है। एक तो आपका माँ के साथ संबंध वो दिखाते जा रहे हैं, दूसरा वो ये दिखा रहे हैं हर बार वो युवक अपनी निकृष्टता, अपने छिछलेपन, अपनी भर्त्सना वो लगातार कर रहा है। और वो ये सोच रहा है कि बचपन में जो गुण होते हैं, या गुण या अवगुण कुछ नहीं होते बचपन में, जैसे बचपन में जितनी सामाजिकता का हमें ख्याल होता है उतना हमें बाद में नहीं होता। या बचपन में हम जो है दूसरों की बैग को खोलकर या छुप छुप के देखते हैं। तो अपने बचपन को रिकॉल कर रहा है और कह रहा है कि जिनके अंदर बचपन के दोष बड़े होने पर भी रह जाते हैं वो बड़े नहीं हुए। यानी एक तरह से इनकी कहानी अब एक आंतरिक यात्रा चलती है पात्र के अंदर खुद की। मैं जब कहानी पढ़ती हूँ तो मेरी सेल्फ रीडिंग शुरू हो जाती है कहानी पढ़ते हुए। और मुझे उनकी कहानियों के साथ ये लगता है कि उनकी कहानियां कई धरातल पर हमें समृद्ध करते हुए चलती हैं।
यानी हम एक साथ में हम जो है वहाँ पर जो पात्र है वो ये सोचता है कि ये बात माँ आतिथ्य कोई घर में अतिथि आता है उसको माँ उसका सत्कार नहीं करती, ये बात बचपन में बहुत ज़्यादा प्रबल रहती है कि हमारे दोस्त आए, उसको ठीक से नहीं खिलाया या ठीक से उसके बारे में नहीं पूछा। लेकिन बड़े होने पर ये सामाजिकता कम हो जाती है। तो बड़े होने पर बचपन की जो आदतें हैं, वो अगर रहे तो वो दोष है। तो ये एक इस स्तर पर कहानी हमें समृद्ध करती जाती है। उसके अलावा कहानी जो है हमें भाषा के स्तर पर भाषा का जो टटकापन, जो कि प्रयाग जी ने इसमें भूमिका लिखी है, उसमें एक शब्द है टटकापन, और उससे बेहतर मुझे कोई शब्द नहीं लगा। तो भाषा का जो टटकापन है वो लगातार कहानी में मौजूद है, और वो आप देखिए वो ये कहता है कि मैं ज़्यादा दिन तक घर में रहना नहीं चाहता। अगर मैं ज़्यादा दिन तक घर में रुक गया तो मुझे मैं सिकुड़ने लगूंगा। उसकी आशंका मुझे होती है कि मैं ज़्यादा दिन तक घर में रह जाऊंगा तो मैं सिकुड़ने लगूंगा। और एक यात्रा इस कहानी में और भी चलती है, लेखकी की यात्रा। यानी अशोक जी के बारे में जब भी आप लोग अभी जितने भी लोग आए, आपने ये सुना होगा कि अशोक जी एक उपन्यास अपने जीवन में लिखना चाहते थे, या उनके जीवन में लिखने की एक यात्रा लगातार वो चाहते थे कुछ लिखे और वो लिख नहीं पाते थे। तो इसमें जो माँ को लिखवाना है वो भी एक लेखन की यात्रा है कि आखिर किसी को हम कोई भी चीज हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिखने की एक यात्रा होती है। जैसे इसके साथ में जब वो कहता है कि माँ के भाई में वृहद संभावनाएं हैं, तो वो हंसने लग जाता है संभावना शब्द पर। तो एक एक शब्दों को लेकर जो एक सजग और अलर्ट है, वो चौकन्नापन उनके अंदर है, तो वहां पर भी हमें इनकी कहानियां बहुत समृद्ध करती हैं। तो ये जो कहानी जैसे अलका जी ने जो पढ़ी विकल्प कहानी, और ये माँ की जो कहानी है छाया, ये सब कहानी हम इस कहानी संग्रह को अगर हम एक उपन्यास माने तो ये एक ऐसे पात्र की कहानी है जो एक विकल्प की तलाश में है कि मुख्य धारा से अलग क्या विकल्प हो, और उसके ऊपर बहुत सारी छायाएं हैं। और एक चीज जो मैं बोलना चाहूंगी कि उनकी जो एक कहानी है लेखकी, उस कहानी में लेखक जो है वो जाता है, पहाड़ पर जाना चाहता है, वहां पर लिखना चाहता है, और वो लिखने की उसकी एक यात्रा शुरू होती है। लेकिन लेखकी में भी हम ये देखते हैं कि पात्र उनकी कहानियों में एक चीज ये भी है कि पात्र भावुकता से बचना चाहते हैं। बहुत ज्यादा वो रोमानियत न आए, हैं युवा, लेकिन रोमानियत से वो दूर रहना चाहते हैं, उससे भागना मतलब दूर रहना चाहते हैं। और इस कहानी में भी लेखकी में भी हम ये देखते हैं कि दफ्तर का जीवन उबाऊ है, और अपने को लेकर पात्र की एक आंतरिक यात्रा यानी आत्मसंघर्ष जो है वो लगातार लेखक का चल रहा है। अब उनकी जो कहानियां हैं उसमें हम ये देखेंगे कि लेखक का क्या धर्म होना चाहिए, लेखन के जो टूल्स हैं। यानी कई बार मैं पढ़ती हूँ तो समीक्षा में यह आता है कि आजकल की समीक्षा जो है वो हमें यह नहीं बताती कि कहानी लिखने के क्या टूल्स होने चाहिए, क्या विधि होनी चाहिए, क्या विधि होनी चाहिए। तो लेखकी जब कहानी में पढ़ती हूँ तो हर कहानी में कम या बेशी, या लेखकी में थोड़ा ज्यादा, हर कहानी में जो है लेखन के टूल्स भी हमें साथ साथ में मिलते रहते हैं। यानी वो कहते हैं कि मैं ऐसी भाषा लिखूंगा तो बहुत ही कृत्रिम हो जाएगी, उबाऊ हो जाएगी। और वो ये कहते हैं लेखकी में, उसमें जो युवा पात्र है वो कहता है कि मैं क्या कहानी लिखूंगा, मैं तो अपने मन की बात भी नहीं जानता, और मैं जो लिखूंगा वो दूसरे लेखक को मैं छापूंगा, तो मैं क्या कहानी लिखूं। फिर वो ये कहते हैं कि यूक्लिप्टस पे लिखते हैं, तो उनको याद आता है कि नहीं, यूक्लिप्टस उस पर तो बहुत लोगों ने लिखा है, तो मौलिक क्या हुआ, मेरा तो मौलिक कुछ नहीं हुआ। तो ये जो एक चित्र, ये जो एक चीज है। और फिर क्या होता है कि उनके पात्र जो हैं वो अपने से हताश, अपने से निराश, हम असफल भी कह सकते हैं, वो होते हैं। और छाया कहानी में मैंने एक जगह देखा कि वो लिख रहे हैं, छाया कहानी थी या फिर लेखकी थी, शायद लेखकी में वो ये लिख रहे हैं, वो अपने भांजे से मिलने चले जाता है। जो पात्र है वो लिखने की यात्रा उसकी चल रही है, वो चाहता है वो लिखे, वो लिख नहीं पाता है। फिर वो हॉस्टल में उनका भांजा है, भांजे से मिलने जाता है। तब उसके मन में ये बात आती है कि मुन्नू जो है उसके चाचा ने आत्महत्या की है, और उसके मन में आता है कि मैं भी आत्महत्या करूं। लेकिन अगर मैं भी आत्महत्या कर लेता हूं तो मुन्नू का माता पिता दोनों पक्ष गोलमाल हो जाएगा।
तो मैंने एक बात जो बोलना चाह रही हूँ यहाँ पर, वो ये कि इनके पात्र अपने से उनका आत्मसंघर्ष चल रहा है और अपने साथ उनका कंटेम्पलेशन चल रहा है। फिर वो अपने से जब निराश होते हैं तो किसी दूसरे के जीवन से जुड़ जाते हैं और उनके जीवन को कैसे रचनात्मक बनाए और उनके जीवन को रचनात्मक बनाते हुए अपना जीवन उनका कैसे रचनात्मक बने, ये उनकी एक यात्रा शुरू हो जाती है। हर कहानी में हम पात्र को देखते हैं कि वो अकेला है, काफ़ी अकेला दिखाई देता है और वो पात्र कभी पार्क में किसी बच्ची से जुड़ जाता है, कभी मुन्नू से जुड़ जाता है, कभी वो माँ की बात करने लगता है। तो कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ के एक रचनात्मक जीवन की यात्रा करने की इन कहानियों की एक वैकल्पिक जो तलाश है, कोशिश है, वो एक लगातार चलती रहती है। और मुझे ऐसा लगा कि अशोक जी की कहानियों में ऐसा क्यों होता है कि उनके पात्र जो हैं वो निराश हैं, असफल हैं और वो उसका कोई उत्तर भी नहीं देते। जैसे हम लोग मिलते भी थे तो ये भी ठीक नहीं, वो भी ठीक नहीं, तो क्या ठीक है? क्या ठीक है ये बात? तो फिर मुझे ऐसा लगा कि उस समय को अगर देखा जाए तो समाजवादी आंदोलन दिशाहीन हो गया था और मार्क्सवादी आंदोलन की भी जो राजनीतिक स्थिति थी, तो शायद उन सब का जो है प्रभाव उनके लेखन पर है। और अभी अलका जी जब विकल्प कहानी पढ़ रही थी तो जो कलकत्ते की जो आ रहा था कि उनकी कहानियों में कलकत्ता भी एक चरित्र की तरह आता है। चौरंगी, हेस्टिंग और जो जो वहाँ कलकत्ता जैसे राम नारायण शुक्ल की कहानियाँ, उनके समकालीन लेखकों को याद करें तो राम नारायण शुक्ल की कहानियाँ, वो भी बेरोजगारी की कहानियाँ, एक युवक है, कॉलेज में है और नौकरी खोज रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, तो उसमें भी कलकत्ता एक चरित्र के रूप में आता है और हताश और निराश जो हैं युवक वहाँ पर भी आते हैं। तो उनके जो समकालीन लेखक थे, उनके समकालीन लेखक में उनके मित्र प्रबोध कुमार की कहानी भी मुझे याद आती है कि प्रबोध कुमार की कहानियाँ जो हैं, उसमें भी पात्र जो है वो बहुत अकेले पात्र हैं। आखिर वो अकेलापन क्या है, कहाँ से आता है? उनकी कहानियों में भी बच्चे आते हैं, लेकिन उनकी कहानियाँ बच्चे की कहानी है। अशोक जी की कहानी बच्चे की कहानी नहीं है, युवा पात्र ही है, लेकिन बचपन को वो याद करता है पात्र और बचपन में जो चीज़ें थी, वो बाद की उम्र में दोष है, उस बात की वो अपने मन में उस बात पर सोचता रहता है। तो उनके जो समकालीन लेखक थे और मुझे ये भी याद आता है कि जब मैं अशोक जी के पास गई तो उन्होंने मुझे चेखव की किताब दी पढ़ने के लिए और रशियन राइटर की बात करते थे। तो रशियन राइटर का भी अशोक जी के ऊपर काफ़ी प्रभाव रहा होगा, टॉल्स्टॉय हों, चेखव हों, क्योंकि उनकी जो कहानियाँ होती हैं वो आंतरिक मन की कहानियाँ होती हैं। रशियन राइटर्स को जब हम पढ़ते हैं तो हमारी सेल्फ रीडिंग शुरू हो जाती है। तो कई लोग ये कहते हैं कि अशोक जी की कहानी मनोवैज्ञानिक धरातल पर चलती है। तो वो जो मनोवैज्ञानिक शब्द है वो वही है कि अशोक जी की कहानी से हम जुड़ जाते हैं। हमें लगता है कि वो हमारा मन जो है वो साथ में चल रहा है और पात्र अभी ऐसा शायद बोलेगा, ऐसा उसके साथ होगा। तो ये उनकी कहानियों की सिफ़त है, ये उनकी कहानियों का एक चरित्र इस तरह का बनता है कहानियों का, जो कि उसमें कई तरह की यात्राएँ जो हैं हमारी शुरू हो जाती हैं। अलका जी आप कुछ कहें? शर्मिला, तुमने जो बात वाली बात कही मुझे बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि सचमुच अशोक जी को के बारे में बोलना इतना मुश्किल होता है। अलका जी आवाज पहुंच रही है? फ्रीज़ हो गई अलका जी की आवाज़। अलका जी? हाँ, अलका जी आप हाँ, हाँ, सुन हाँ, नहीं मुझे पाए। लगता है एक बार आवाज़ चली गई थी ना। तो मुझे अब लगता है ठीक। कि अशोक जी के बारे में ये बताना बहुत मुश्किल होता है कि जो इतना लंबा साथ हम हमारा रहा और इतनी बातें अशोक जी से की, इतनी बातें की, तो मुझे लगता है कि वो अशोक जी ने जो हमारे अंदर जो लेखक छुपा हुआ था और हमको पता भी नहीं था कि हम लेखक बन सकते हैं, तो अशोक जी ने उस लेखक को पहले पहचाना होगा और उसे कहीं न कहीं उसको बाहर निकालने के लिए उन्होंने क्या किया। यानी कि अगर मैं आज सोचूं कि किसी को मैं अशोक जी की तरह लेखन की ओर मोड़ सकूं या उसके अंदर जो लेखक है उसको निकाल सकूं, तो मुझे लगता है कि ये तो बिल्कुल एक असंभव सी बात होगी। तो अशोक जी की एक बात तो जो शर्मिला ने की कि जो बात से जो बातें निकलती थी और वो बातों से ही मतलब एक हम दुनिया को, जगत को और सबसे ज्यादा अपने आप को मतलब हम जानते चलते थे।
हर समय हमको ऐसा लगता था कि हम अपने आप को ही ज्यादा जान रहे हैं। और अशोक जी वाकई हर बात को इतनी ऐसे सुनते थे जैसे कि बहुत ही मतलब कुछ अनोखी बात हमने कह दी है। तो शुरू शुरू में तो यही लगता था कि अरे हम तो बिल्कुल एक साधारण सी बात कह रहे हैं, तो इसमें अशोक जी को ऐसा क्या इसमें लग रहा है, या उनको ऐसा क्या महसूस हुआ उनको कि क्या सचमुच इसमें कुछ ऐसी खास बात है जो हम खुद नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन अशोक जी मतलब एक मुझे लगता है कि ये जो बातें होती थी, दरअसल अशोक जी हमको खुद को अपने से बात करने का एक मौका देते थे। अशोक जी सुनते थे और हम बोलते रहते थे। अच्छा, अशोक जी से बहस कर लेते थे शब्दों पर, अशोक जी से झड़प भी कर लेते थे। कई बार मैं जिद कर लेती थी कि नहीं, ये शब्द जो मैंने लिखा है ये यही शब्द सही है। और अशोक जी बहुत आसानी से मान भी लेते थे। और यानी कि अब उनके जाने के बाद बहुत सी बातें याद करके काफी शर्मिंदगी भी महसूस होती है कि अशोक जी के साथ में हमने ऐसे कैसे बहसें की और कैसे उनको मैंने एक तरह से जबरदस्ती अपनी बात ही मनवा दी कि नहीं, हमारी बात ही सही है। तो लेकिन अशोक जी में ये गुण था कि वो जैसे एक साउंडिंग बोर्ड बन जाते थे सामने वाले के लिए, कि वो खुद ही अपने को सुनता था, वो खुद अपने आप को जान पाता था। तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर जो भी कहानियां थी, मेरे अंदर जो भी लेखक था, अगर अशोक जी नहीं होते तो शायद मैं खुद ही नहीं जानती कि मैं क्या लिख सकती हूँ, या मैं क्या किस दिशा में क्या मेरा सोच होगा, क्या मेरी फितरत होगी, या क्या किन विषयों पर मैं लिख सकती हूँ। मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत ही मतलब एक मेरे लिए एक ऐसा एक ट्वाइलाइट जोन होता जिससे निकलना, जिसमें साफ साफ कुछ भी देख पाना मेरे लिए काफी मुश्किल होता। अशोक जी की जो लेख की कहानी है, जो उनके संग्रह का भी नाम है, तो ये कहानी मेरे ख्याल से एक अपने आप में एक बहुत कुछ कहती है। एक तो मुझे लगता है कि जो लेखन का जो मर्म है, उसकी तलाश में जो बेचैन जो ये एक लेखक है, उससे आप इस कहानी के ज़रिए से आप मिलते हैं। और आप उसको उस अशोक सेकसरिया से भी आप मिलते हैं, जो आपको पता है, आपको मालूम है कि वो उस लेखन के मर्म तक पहुँचने की जो उसकी कोशिश थी, उसके कारण वो कितना बेचैन था। क्योंकि अशोक जी ने अपना उपन्यास नहीं लिखा, और जब मैं कलिकथा वाया बाईपास लिख रही थी, तो अशोक जी ने एक बार कहा कि मेरे अंदर मेरा उपन्यास फिर से चल पड़ा है। तो तब तक तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं असल में क्या लिखने जा रही हूँ, या क्या किस तरह का क्या कैसा लिख रही हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं जो भी लिख रही हूँ उससे अशोक जी अपने अंदर का उनके अंदर में एक उपन्यास चलने लगा है। क्योंकि कहीं न कहीं ये हम लोग को पता था कि माने कि ये आदमी एक ऐसा बेचैन आदमी है, जो पता नहीं कोई एक बहुत बड़ी रचना कर सकता है और करने वाला है। यानी कि हम सब उसके दर्शक होंगे, और हम सब उसको कहीं न कहीं उसके भागीदार होंगे कि वो एक ऐसी रचना करेगा। और अशोक जी भी इस बात को बहुत अच्छी तरह शायद जानते थे। तो लेकिन अशोक जी के जाने के बाद भी मुझे तो हमेशा ये लगता रहा कि वो उपन्यास निकलेगा। और जब संजय भारती और हम लोगों ने, बालेश्वर जी ने, सबने मिलकर उनके जब सारे कागज खंगाले और निकाले, तब तक मैंने कई महीनों तक मुझे ये लगता रहा कि अशोक जी का वो अद्भुत उपन्यास इसमें कहीं होगा। लेकिन अशोक जी के अंदर की जो अब इन कहानियों को पढ़ते हुए जो हम देखते हैं कि वो जो इतनी बेचैनी थी, जैसी बेचैनी शायद एक लेखक के तौर पर मैंने कभी शायद महसूस ही नहीं की होगी। तो वो जो इतनी बेचैनी थी, जो अपने को निरंतर जाँचने की, परखने की, किन कसौटियों पर कस कर के खरा उतरने की, जो ऐसी बेचैनी थी, और जिसमें से वो एक महान रचना कुछ एक निकल सकती थी, या जिसको वो खुद महान मान सकते, ऐसी वो लिख सकते, वो निकल आती। शायद उस बेचैनी के कारण वो रचना कभी आई नहीं। वो लगातार वो अपने को ही जाँचते रहे, अपने को ही तोड़ते रहे, और अपने को ही बार-बार गढ़ने की बार-बार कोशिश करते रहे। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि अशोक जी की ये बेचैनी मेरे लेखन को लेकर के भी थी। यानी कि अगर कुछ लिख कर के ले जाती थी और वो पढ़ते थे, तो बहुत वो बेचैन होते थे। और उनको जब उनका मेरा जो 5वाँ उपन्यास है जानकी दास तेजपाल मेंशन, जब मैं लिखती रहती थी और बीच-बीच में वो पढ़ते भी रहते थे। मतलब ये दोनों बातें साथ-साथ चलती रहती थी। कई बार 10 पन्ने लिख कर के ही पहुँच जाती कि मैंने आज ये लिख लिया है। तो अशोक जी ने जब मैंने कहा कि ये उपन्यास पूरा हो गया है, तो उन्होंने कहा कि वो एकदम घबरा गए, और उन्होंने कहा कि आपको लगता है कि ये पूरा हो गया है उपन्यास? तो मेरे अंदर में कई बार बहुत झुँझलाहट भी होती थी, क्योंकि हमेशा एक उनकी कसौटियों पर खरे उतरना इतना मुश्किल का काम था।
और मुझे लगता था कि जीवन के इतने झमेले हैं, उसके बीच में मैं लिख लेती हूँ, यही बहुत है। तो मुझे ये लगता था कि हाँ, मैंने कहा हाँ, हो गई। तो मुझे तो लगता है कि तो फिर ये उपन्यास अंततः क्या कहना चाहता है? तो मुझे लगता था कि अब क्या मैं कहूँ? और मतलब कि मुझे ये समझ में आता था कि वो जिस तरह अपने लेखन को लेकर के बेचैन होते थे, लगभग उतना ही वो बेचैन हम सबके लेखन को भी लेकर होते थे। वो हमको पढ़ते हुए भी उसी तरह बेचैन होते थे और कहीं उनको लगता था कि इससे बेहतर हम लिख सकते हैं। और मुझे हमेशा ये लगता था कि अ, अब मैंने तो जो लिख दिया और इससे बेहतर तो मैं नहीं लिख सकूँगी, अब जैसा है जो है वो पाठक अब वो पाठक देखे, आलोचक देखे, तो इससे ज़्यादा अच्छा तो मैं नहीं लिख पाऊँगी, ऐसा ऐसा मतलब मुझे ये लगने लगता था। तो अशोक जी के साथ जो मेरा एक लेखक का जो रिश्ता था, यानी मेरे अंदर के लेखक का उनके अंदर के लेखक के साथ जो रिश्ता था, उस रिश्ते में भी बहुत सारे उतार-चढ़ाव होते थे और बहुत सारी परेशानियाँ होती थी। कई बार तो मैं इतनी परेशान होती थी कि मुझे लगता था कि मैं आज तो नहीं जाती हूँ, कल ही जाकर के उनसे बात करूँगी। तो उनसे उनसे बात करना, एक अपने आप को जानना, अपने लेखक के अपने अंदर के लेखक को जानना, यानी कि वो एक सबको एक मौका देते थे मेरे ख़्याल से कि हम खुद अपने को जान सकें। अच्छा, और अशोक जी की कुछ एक मज़ेदार बातें भी जो मैं बताना चाहती हूँ, मुझे कहानियाँ पढ़ते-पढ़ते ही जो एक आध बातें ख़्याल में आई। जो हितेंद्र पटेल हैं हमारे साथ में और प्रयाग जी, सभी कोई जानते होंगे इस बात को, कि अशोक जी अक्सर एक बात कहते थे कि हद है। तो अब ये जो हद है वो अशोक जी कब कहते थे? उनका ये जो हद है, ये जो फ्रेज़ था, इससे मतलब एक उनके अंदर का जो एक जो समाज में घट रहा था, जो राजनीति में घट रहा था, जो देश में घट रहा था, वो सब उसके प्रति जो उनका एक क्षोभ था और जो एक उनके अंदर की जो उनके अंदर का जो एक कष्ट था, वो उस हद है में प्रकट होता था। यानी कि वो हद है कह कर के, और कई बार अ संजय भारती तो ज़्यादा जानेंगे, पर कई बार अशोक जी कोई ऐसा एक कुछ एक व्यंग विडंबनात्मक कुछ एक ऐसा कह देते थे और उसके बाद में खूब हँसते भी थे उसके ऊपर में। तो वो जो उनकी हँसी थी, वो एक आमतौर पर जैसे अशोक जी गंभीर से ही दिखते थे और अ, गंभीर बातें ही करते थे। तो कभी-कभी जो उनकी ये जो हँसी होती थी, यानी कि वो खुद ही कोई एक ऐसी कोई व्यंग विडंबना की बात करते समाज के या राजनीति के उस विद्रूप पर, और फिर उसके बाद में इतना हँसते उस बात पर कि उनकी हँसी हमको एक एक बिल्कुल अचंभा सी लगती थी। मतलब कि उनका जो हद है कहना और उनका ये कहना कि और उनका वो हँसना, वो दोनों ही अपने आप में मतलब एक इतना कुछ बता जाता था, क्योंकि मैं जब उनसे मिली तो कुल 24 साल की थी और मेरे ये समझ में नहीं आता था कि ये आदमी इतना दुखी क्यों है? क्योंकि मुझे लगता था कि इन्होंने तो शादी भी नहीं की, हमारे तो शादी करने के बाद में हज़ार झमेले थे, बच्चे थे, लिखने का मन था, पढ़ने का मन था, समय कम था, हमारे तो हज़ार झमेले थे ज़िंदगी में। मुझे लगता था कि ये तो इतने फ्री हैं और इतनी किताबें इनके पास में, सारा जीवन सब कुछ पढ़ते हुए इनका बीत रहा है, जैसा जीवन मैं चाहती थी कि मेरा हो। लेकिन कभी हो नहीं सकता था वैसा जीवन। तो मुझे लगता था कि ये तो बहुत ही आराम से, मतलब ये तो पढ़ते-लिखते रह सकते हैं, कितना आनंद है इनके जीवन में। पर देखती थी कि हमेशा अशोक जी परेशान रहते थे, हमेशा दुखी रहते थे, हमेशा बहुत सी बातों को लेके क्षुब्ध रहते थे। अखबार भी पढ़ते तो क्षुब्ध होते थे। तो धीरे-धीरे कई बरस लगे ये समझने में कि इस आदमी की बेचैनी और इसके अंदर के लेखक की बेचैनी, उन सबको समझने में, मतलब मुझे लगता है कि मुझे कई साल लगे उसको जानने और समझने में, क्योंकि ये आसान नहीं था और शायद मैंने उसको शायद कलिकता वाया बाईपास लिखते हुए ज़्यादा जाना, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो भी एक माने एक अपने आप को, अपने समय को, अपने पुरखों को, अपने भविष्य को, सबको जानने की जो एक मेरी अपनी एक जो यात्रा चली उसमें, तो मुझे लगता है कि वो भी शायद एक अशोक जी को समझने की भी मेरी एक अपनी यात्रा उसके उसके साथ-साथ उसके समानांतर एक यात्रा चली। जी, ऐसा लगता है अलका जी कि आपको सुनते चले पूरा वो नहीं, मैं अशोक। बहुत बेचैन भी हो गई, क्योंकि मतलब बड़ा मुश्किल है कह पाना कि अशोक जी ने किस तरह हमको गढ़ा। अगर हम किसी को ऐसा गढ़ना चाहें, तो क्या हमारी ऐसी सामर्थ्य है, ऐसी माने इतनी सेल्फलेस होने की, इतनी माने एक आत्महीन होने की और इस तरह से सबके लिए उपलब्ध होने की।
तो मुझे लगता है कि कई बार मुझे घर से कोई लेने के लिए आता तो मुझे कहता कि आप अशोक जी को पढ़ाती हैं कि अशोक जी आपको पढ़ाते हैं, क्योंकि वो कहते नीचे तक तो आपकी आवाज ही सुनती रहती। तो अशोक जी हमको सुनते रहते थे, वो सबको सुनते रहते थे। जो शर्मिला ने जो बात वाली बात कही, तो मुझे लगा कि अशोक जी बात तो बहुत करते थे, लेकिन अशोक जी से ज्यादा बातें तो हम खुद करते थे। वो हम लोग हमारी सब उबड़ खाबड़ हर तरह की उटपटांग बातें भी सुन लेते थे। एकदम शुरू में मैंने एक फीचर लिखा था, अंग्रेजी स्कूल में मेरा पहला दिन। वो मेरी पहली मतलब रचना थी, जो परिवर्तन नाम की एक पत्रिका थी, उसमें छपी थी। उसमें एक शब्द मैंने लिखा था, कितना कातर था वह बचपन। कातर शब्द अशोक जी को मैं आज समझ सकती हूँ कि अशोक जी को कातर शब्द बहुत भावुक लगा होगा, जैसा कि वो इसमें भी लिखते भी है ना, ये अपनी लेख की कहानी में, कि लिखते हुए वो लेखक कहता है कि प्रथम पुरुष में शेखर और त्याग पत्र की खिचड़ी का सा उपन्यास लिखने की उसकी पुरानी साध अब उसे बुरी लगने लगती है, और वह सोचता है कि पुराने किस्म की और भावुकता भरी बात छोड़ करके अब मुझे लिखना है। और जो वो लिखता है उसको वो सस्ता और घटिया लगने लगता है, और फिर उसको लगता है कि मैं अपने कमीनेपन को भाषा के छद्म में छिपाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैंने लेख की से, मैं जो मेरे नोट लिए हुए हैं, मैं लेख की कहानी से पढ़ रही हूँ। तो मैंने उस समय पर मुझे ये समझ में नहीं आया था कि कातर शब्द उनको कितना बुरा लगा होगा उसमें। तो उन्होंने कहा कि ये कातर शब्द अच्छा नहीं है, इसको तो बदल देना चाहिए। तो मैं तो एकदम अड़ गई। अब मैं 24-25 साल की थी और जिद्दी किस्म की थी, तो मुझे ये लगा कि मैंने कहा कि नहीं, कातर शब्द तो बिल्कुल ठीक है यहाँ पर, और जो शब्द कातर कहता है वो कोई दूसरा शब्द कह ही नहीं सकता उस चीज को। क्योंकि कहीं मतलब आप एक इतनी एक हेल्पलेस पोजीशन में आप पहुंच गए हैं कि आप कैसे अपने को एक्सप्लेन करेंगे कि बच्चे की तकलीफ, जिसको अंग्रेजी नहीं बोलना आता है और वो एक अंग्रेजी स्कूल में आ गया है, तो वो बचपन कितना। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, तो एकदम। तो अशोक जी ने बहुत आसानी से उस बात को मान लिया। उन्होंने कहा कि हाँ, हाँ आप ठीक कह रही हैं, आप जो कह रही हैं वो मैं सोच नहीं पाया था। तो ये देखिए कि मैंने उनका जो ये एक उनकी जो सरलता, उनका जो एक ये मतलब अहंकार रहित होना उनका, बल्कि वो तो जानते ही होंगे कि ये जबर झूठ मूठ की बहस कर रही है, लेकिन वो मान लेते थे। वो हमारी सब बातों को, वो हम उनको अपनी बातें मनवा लेते थे उनसे। तो बाद में जब कई वर्षों बाद, तो उस बात को सोच करके मैं बहुत दिनों तक बड़ी अंदर ही अंदर मुझे ये बड़ा अफसोस भी होता था कि मैंने उस शब्द को लेकर के ऐसी उनसे जिद की और उनसे मनवा दिया कि हाँ मेरी बात ही सही है। तो अशोक जी के साथ में ये चीज, मैंने उनसे जो बातें होती थी, उन बातों में आप कैसे गढ़े जाते थे या क्या आपको समझ में आ जाता था, ये तो कभी न उन्होंने बताया न हम जान पाए। वो तो मतलब सब कुछ जैसे एक हवा में था। जैसे उस कमरे में जो हवा थी उसमें धूल थी और सिगरेट की धुआं था और सिगरेट के धुएं की राख थी, वैसे ही उस कमरे में, उस कमरे के माहौल में ही मैंने कुछ तस्वीरें मैंने आपको भेजी हैं, जो मैं चाहती हूँ कि आप अभी दिखाएं उन तस्वीरों को। तो एक अशोक जी का जो कमरा था और अशोक जी की जो जो उस माहौल में जो बातें थी, तो वो बिना मतलब, जो आदमी अपने को छीलता हुआ, अपनी कहानियों में अपने को इस कदर छीलता हुआ दिखता है, वो उस सबकी बातें सुनने के लिए और सबके लेखन को पढ़ने के लिए वो हमेशा तैयार रहता था। मैंने नहीं सोचा कि मैंने 10 पन्ने लिख लिए तो अशोक जी के लिए कोई और भी काम होगा कि मैं अभी उनको कैसे कहूँ कि आप पढ़िए। तो लेकिन अशोक जी तुरंत अपना काम छोड़ करके पढ़ने लग जाते थे। तो मतलब कि ये जो अशोक जी की काबिलियत थी, जब अशोक जी पर मैंने सामयिक वार्ता का जो उन पर अंक जो प्रकाशित हुआ था, मैंने उसका संपादन किया, तो मुझे कई बातें अपने बारे में भी ये बात समझ में आई कि 30 साल अशोक जी की सोहबत में रहते हुए भी अशोक जी का 1% भी होना कितना मुश्किल है। तो उसमें एक प्रीतिश आचार्य हैं जो उड़ीसा के हैं। तो उनका लेख था, उसमें बहुत सारी गलतियां थी या बहुत सारा मुझे काटना पीटना पड़ा, सुधार करना पड़ा। अंत तक आते आते मैं उकता गई थी और मुझे लगा कि इतनी देर में तो मतलब मैं एक कहानी लिख डालती। तो उसके बाद में जब अंत में आई, अंतिम पैराग्राफ में उन्होंने लिखा था कि अगर अशोक जी नहीं होते तो मैं कभी हिंदी में लिखने की हिम्मत नहीं कर पाता। तो ये बात पढ़ने से तो मेरे आंख से आंसू गिरने लग गए और मैंने ये सोचा कि वाकई अशोक जी होना कितना असंभव है, कितना मुश्किल है। जो अशोक जी हमारे लिए थे, शर्मिला के लिए थे और हमारे जैसे बहुत सारे लोगों के लिए थे। तो वैसा होना तो किसी के लिए, एक जन के लिए भी होना बहुत मुश्किल होता है। तो अशोक जी के मैंने
अलका जी ने जो कहा ना कि प्रीतीश जी ने जो कहा, तो वही है कि हमारे अशोक जी जो थे वो सूफी थे। आप उनके बगल में बैठेंगे, वो आपको कोई हुनर सिखा देंगे। वो अगर कोई बैठता है तो वो कहेंगे डायरी लिखो, निरक्षर है तो उसको ककहरा सिखा देंगे, डायरी लिखा बिल्कुल तो कहानी लिखवा देंगे, कहानी लिखा तो उसको लेख करवा देंगे। तो उनका एक ऐसा था कि वो आपके साथ में एक रचनात्मक संबंध बनाते थे। यानी उनका किसी से क्या संबंध था? उनका किसी से यह संबंध था कि वह उसको अंदर और बाहर से रचनात्मक एक ऐसा टूल पकड़ा देते थे कि वो बार-बार अशोक जी की जाने लगता था। और अशोक जी से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें जैसे याद आती हैं कि अशोक जी ने बहुत तरह से संस्कारित किया। यानी बहुत तरह के मन में जो चीज़ें थीं, यानी सिर्फ़ लेखन का ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आप अगर कुछ तस्वीरें दिखाएँ तो मैं उस संदर्भ में 1-2 बातें बताना चाहूँगी हाँ, कि अशोक जी के कमरे की तस्वीरें दिखाइए जो मैंने आपको भेजी थी। हाँ, आप चंद्रकला जी तस्वीरें हैं, देख ज़रा देखें ना चंद्रकला जी। नमस्कार चंद्रकला जी और रूपा जी, प्रयाग हाँ, श्रुति जी जिन्होंने नहीं नमस्कार, देखा है वो कमरा वो देखें। सरोज जी कौशिक जी नमस्कार, हितेंद्र जी। मित्रों, ये कुछ चित्र हैं जो अलका सराबगी जी की ओर से और शर्मिला जालान जी की ओर से हमें प्राप्त हुए हैं। तो इसके माध्यम से भी हम लोग एक शब्दकार को और उसकी निष्ठा को, उसके समर्पण को, उसकी सामाजिकता को समझ सकते हैं। जी, सरलता हितेंद्र जी नमस्कार। लोगों तक लोगों तक उसकी पहुंच की बात और किताबों से, पुस्तकों से अशोक जो जी भरी ने हुई। बहुत तरह से अर्पण कुमार जी बहुत तरह की जो हमारे अंदर जो चीज़ें थी उसको भी तोड़ा। जैसे आप एक तस्वीर दिखाइए जो हंगरी से एक इमरे बंगा आए थे, ब्रज भाषा में काम कर रहे थे और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। तो अशोक जी जो हैं वो रात-रात भर जग कर उनका प्रूफ भी देखते थे, हाँ, हाँ। उनका लिखा जो है वो चेक करते थे। अब सभी अशोक जी को पारिश्रमिक भी देना चाहते थे, लेकिन अशोक जी क्या पारिश्रमिक लेंगे? वो तो दूसरों को ही देते रहते थे। तो लोगों को जब कुछ समझ में नहीं आता तो उनके लिए उपहार ले आते। तो इमरे बंगा जो थे वो शांति निकेतन जाते थे तो वहाँ से उन्होंने सिरेमिक का एक बहुत सुंदर वो कप लेकर आ गए थे अशोक जी को देने के लिए। उन दिनों मैं जब उनके यहाँ पर जाती थी तो मेरी छोटी बहन जो थी है टिक्कू वो भी जाती थी और कोरोना में 2 महीने पहले जो है टिक्कू इस संसार में नहीं रही। ये उसको भी मैं बहुत याद कर रही हूँ क्योंकि अशोक जी उससे बहुत संवाद करते थे और उसके जीवन को भी बहुत समृद्ध किया था। तो टिक्कू ने क्या किया कि वो जो कप था वो बहुत खुश हो गई कप देखकर, वो घुमा-घुमा के उसको देख रही थी कि ये सिरेमिक का कप जो है वो ये कहाँ से आया कप और बहुत बड़ा-सा है, इसमें ज़्यादा चाय अटेगी और सारा। वो देखते-देखते अचानक वो कप हाथ से फिसल गया और वो टूट के चकनाचूर हो गया। अब हम दोनों बहनें जो हैं बहुत नर्वस हुए, मैं टिक्कू को देख रही हूँ कि कम से कम ठीक से सँभालना था, अच्छे से पकड़ना था और ये क्या तरीका है और अभी ला के दे के गए हैं और इतना सुंदर कप है। और हम लोग तो एकदम माने भयभीत एकदम, तो हमारा चेहरा पीला पड़ गया और अशोक जी की तरफ देखे। अशोक जी एक क्षण रुके और खिलखिला कर हँस पड़े। वो इतना हँसे कि हम भी साथ में हँस पड़े। माने उस कप से उनका कोई लगाव नहीं था और वो टूट गया, वो उनके लिए एक ऐसी एक्टिविटी हो गई कि उस पर वो हँस सकते हैं। तो ये जो हमारे अंदर के जो संस्कार थे कि किसी की कोई चीज़ है, उसका नुकसान हो जाए, तो हम शर्मिंदा होते हैं, संकोच में जाते हैं। तो वो जो हमारा है, वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसको तोड़ देते थे वो। बिल्कुल नई प्रतिक्रिया उनके साथ में होती थी और वो हर तरह से माने बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जो कि ऐसा लगता था, ऐसा भी तो हो सकता है, तो इसमें इस तरह की बात भी तो हो सकती है। ये तस्वीर जो है ये बहुत अच्छी है, प्रयाग जी हैं साथ में। जी प्रयाग जी इस से जब चित्र मैं के उन दिनों जी, जी और यह अशोक जी कब जो की हैं तस्वीर नहीं होती अलका अलका जी जी। ये कब की यह तस्वीर है? जी, क्या?
यह तस्वीर कब की रही होगी, कुछ बताएं। कब की रही होगी देखिए मेरे ख्याल से मैं उनसे मिली थी 85 में, शायद 90 या 95 के बीच की रही होगी, जी जी मेरा ख्याल है। जी। मित्रों, ये जानबूझकर हमने इन चित्रों का जो स्क्रीन पर रहने की स्थिति है, जो उसकी अवधि है, थोड़ी सी बढ़ा रखी है, ताकि हम लोग भी इन चित्रों को देखते हुए उस समय में भी जा सकें, उस समय को भी जी सकें। और अलका जी और शर्मिला जी और तमाम कई लोग जो जी, उनके साथ। चंद्रभूषण जी हैं। हाँ हाँ तो ये जो चित्र है ना अर्पण जी, ऐसा था कि अशोक जी के दो मित्र थे, रमेश गोस्वामी और प्रबोध कुमार। तो अशोक जी के साथ ऐसा होता था कि उनके यहाँ पे बहुत लोग आते थे और वो फिर उनसे कहते थे उनसे बात करो, उनसे ये गालिब को पढ़ने के लिए इन्होंने उर्दू सीखी थी हमारे रमेश गोस्वामी ने, और बहुत अच्छी कहानियां भी लिखी थी इन्होंने, कविताएं बहुत लिखी, गजल लिखी। तो उन्होंने कहा कि रमेश से बात करो, प्रबोध से बात करो। और ये जो दो तीन मित्र थे, माने दो हंसों का जोड़ा होता है, लेकिन यहाँ तो कमाल तीन मित्र भी करते थे। यानी तीनों में जो बेबी हालदार ने 2 दिन पहले बात कही कि तीनों को आपस में जब उनके मत न मिले तब तक उनको शांति नहीं मिलती थी। तो ऐसा ही था कि मैं चूंकि छोटी थी तो थोड़ा ज़्यादा मैं छूट ले लेती थी, और मैं रमेश जी की बात अशोक जी को, अशोक जी की बात प्रबोध जी को, प्रबोध जी की बात जो है अशोक जी को। ये थोड़ा सा हम लोगों के अंदर में एक विनोद चलता रहता था। तो ये सारा कुछ ये 1998 का ये चित्र है, जब रमेश जी कलकत्ता आए थे 2-3 दिनों के लिए। और एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है कि अशोक जी किसी को बहुत खुले दिल से उपहार देते थे, किसी का विवाह हो या जन्मदिन हो या साल की शुरुआत हो या फिर कोई ऐसे ही उनके घर में आया हो 2 दिन रहने के लिए। लेकिन उपहार देने में वो जितने ही उदार थे, उपहार लेने में और उतने ही निर्मम थे। यानी रमेश गोस्वामी ने एक टेप रिकॉर्डर उनको ला कर दिया और उन्होंने तुरंत उसको उठाकर अपनी भतीजे की बहू को दे दिया। तो वो इतना इतना इनसेंसिटिव हो जाते थे, किसी अब उनको जो कोई चीज़ देता है वो नहीं चाहिए उन्हें, वो उसको किसी को भी दे सकते हैं। तो ये एक उनका जो था, उससे हम लोग थोड़े से हर्ट भी होते थे कि अशोक जी को आखिर क्या दिया जाए, ये सोचते थे, आखिर उनको दें तो क्या दें। इस और चित्र के बतलाएं शर्मिला जी, कृष्णा सोबती, अशोक जी। जी जी और हाँ कलकत्ते में एक सम्मेलन सेमिनार हुआ था भारतीय भाषा परिषद में। रविंद्र कालिया कलकत्ते में थे, ममता जी थी, ममता कालिया। तो एक सेमिनार हुआ था और उसमें सोबती जी कलकत्ता आई थी, फिर अशोक जी से भी मिलने के लिए आई थी। तो अशोक जी उस दिन सोबती जी से मिलने के लिए वो उनके घर आने वाली है। गुजराती की उनके बगल में दुकान थी, वहाँ वो ढोकला लाने के लिए चले गए थे। और उन्होंने जब कुर्ता पहना तो कुर्ते को हाथ से पकड़ के दिखाया कि देखो ये कुर्ता ठीक लग रहा है ना, सोबती जी आने वाली हैं। तो मैंने मैंने उनके मित्र को लिखा पत्र कि है ना, सोबती जी आने वाली हैं और अशोक जी ने जो है बहुत सुंदर कुर्ता निकाल के पहना है। तो प्रबोध जी ने मुझे पत्र लिखा कि इससे तुम्हें ईर्ष्या क्यों हो गई और मुझे ईर्ष्या क्यों हो, क्योंकि उनका तो संबंध तुम्हारे जन्म से पहले का है। तो ये उनके लिए बहुत ही सुखद बात है। और उन्होंने कहा कि प्रबोध जी ने कि जब सोबती जी आई तो वो ब्लू मून था, यानी दो दो बार जो है पूर्णिमा होती है किसी महीने में, तो वो था। तो वो एक ऐसा समय था कि वो सब कुछ अपने आप ही गड़बड़ा जाता है, चंद्रमा ही गड़बड़ा जाता है। तो वो अगर गुजराती की दुकान में मिठाई लेने चले गए और अपना कुर्ता अच्छा सा निकाल के पहन लिए, तो इसमें तुम्हें क्यों ईर्ष्या हो रही है। अच्छा, ये जो है अशोक जी के साथ उनकी बातचीत हो गई है। और एक बात मुझे ये याद रह गई कि यहाँ पर वो नाश्ता कर रही हैं सोबती जी, और उनको जो है पीने के लिए चाय कॉफ़ी कुछ दी गई थी, कॉफ़ी दी गई थी। तो जब सोबती जी चली जाती हैं तब उन्होंने मुझे कहा कि कॉफ़ी तो नहीं थी हमारे यहाँ पे, कॉफ़ी कहाँ से आई, कॉफ़ी कहाँ से आई। तो मैंने कहा कि मैं कॉफ़ी लाई थी, कॉफ़ी नहीं थी और चाय हर समय देते हैं तो कॉफ़ी मैं लेकर आई थी।
तो मुझे ये लगता है कि वो कितने अलर्ट थे, यानी किसी पुरुष का इस तरह से अलर्ट होना मेरे लिए एक नई बात है। तो ये जो संस्कार है, ये तरह-तरह से वो हमें गढ़ रहे थे, तरह-तरह से वो हमें नई-नई चीज़ें जो हैं उनकी, उससे हम लोग जुड़ते थे। और ये जो चित्र है, ये अद्भुत चित्र है, इसमें बीच में जवाहर गोयल हैं, हमारे संजय भारती हैं, अशोक सेक्सेरिया जी हैं और तीनों सिगरेट पी रहे हैं। तीनों मिल के संजय जी के हाथ में है, लेकिन तीनों की तस्वीर बहुत पास में है। जवाहर जी भी उनके बहुत आत्मीय थे, कवि थे, समीक्षक थे, कला पर उन्होंने बहुत लेख लिखे हैं, पेंटर थे। तो ये मित्रों, जो लोग वहाँ पर आते थे, उन सभी से हम लोग जुड़ जाते थे। तो ये जो है अशोक जी इनसे बहुत जुड़े हुए थे, जवाहर जी से, और संजय जी हैं यहाँ पे। यहाँ पर इस चित्र में अशोक सेक्सेरिया, सच्चिदानंद सिन्हा और प्रभाकर सिन्हा हैं। तो प्रभाकर जी ने मुझे एक बहुत मज़ेदार बात बताई कि प्रभाकर जी जो हैं अशोक जी के पास आए थे 1998 में, और वहाँ पर कुछ लोग आए हुए थे। तो उन्होंने अशोक जी को कहा कि एक बात तो है अशोक जी, आप बहुत पॉपुलर हैं। तो बोला क्यों? बोला 10 मिनट में इतने लोग आपसे मिलने के लिए आ गए। तो अशोक जी ने कहा कि प्रभाकर जी, वो मुझसे मिलने थोड़ी ना आए हैं, वो तो एक दूसरे से मिलने के लिए आ गए हैं। तो इन्होंने कहा कि चलो मैंने अशोक जी के ही चला जाए और वहीं पर एक दूसरे से मिल लिया जाए। और प्रभाकर जी जो हैं वो मुजफ्फरपुर में लिंग्विस्टिक के अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे। अशोक जी ने मुझे कहा कि प्रभाकर जी से बात करो। मैंने अशोक जी के पास जो आता था वो कहते थे कि उनसे बात करो। ये इमरे बंगा हैं, अशोक जी हैं, उनके साथ में जो है और जो लोग हैं इमरे बंगा के साथी। तो अशोक जी का घर जो है वो लबालब भरा रहता था आगंतुकों से, देश विदेश, न जाने कहाँ-कहाँ से लोग चले आ रहे थे और तरह-तरह की बातें होती थी। और अशोक जी किसी को सेंसर नहीं करते थे, यानी वो बहुत ही लचीले थे, बात करने में उनके साथ संवाद हो सकता था। कई लोगों के साथ में ऐसा होता है कि मन में ये थोड़ी-सी खटक रहती है कि ये बात शायद नहीं कर सकते हैं, लेकिन अशोक जी के साथ जो है वो सेंसर नहीं करते थे, सब बातें उनके साथ में हो जाती थी। तो ये उनके यहाँ आने वाले सारे लोग हैं, उनका जो एक बहुत बड़ा कुटुंब अशोक जी का जो है वो है। ये भी तो एक तरह का स्कूल था ना हम लोगों के लिए, इतनी तरह तरह के लोगों से मिलना। परसों मैंने जो लिखा भी था उसमें कि एक जो दुनिया को जानने की जैसे खिड़की थी हमारे लिए, इतनी तरह तरह के तफसीली, किशन पटनायक से मिले, आपके और भी इतने लोग आते थे, उत्तर बंगाल तफसीली उसके संगठन के लोग थे, बहुत तरह तरह के संगठनों के लोग आते थे, जो राजनीतिक छोटे मोटे जो संगठन हैं उनके लोग थे। सच्चिदानंद सिन्हा का तो देखा ही हमने चित्र, सुनील थे, जोगिंदा थे, उनसे मिलना हुआ। मतलब यानी कि बहुत सारे लोगों से आप एक लगातार उनसे मिलते रहते थे और वो सब आपकी दुनिया में शामिल हो जाते थे। वो सारे लोग, वो कहीं वो आपके लेखन में भी शामिल हो जाते थे। तो ये ऐसा, मतलब एक तरह का एक ऐसी स्कूल थी जो स्कूल नहीं होते हुए भी मतलब एक तरह की, मतलब हमारे लिए एक दुनिया को जानने की, अपने आप को जानने की, शब्दों को जानने की, शब्दों के अर्थ को जानने की और शब्दों के अर्थ को बरकरार रखने की जो एक जिद है, जो एक समझौता परस्ती से बचने की, ईमानदार होने की शब्दों के प्रति। तो मुझे लगता है कि ये सारी बातें अशोक जी जाने कैसे बिना कहे या बिना पढ़ाए हमको पढ़ाते थे। ये मुझे लगता है हमेशा कि अशोक जी एक ऐसे पढ़ाने वाले थे जो उन्होंने हमको कुछ भी नहीं पढ़ाया और हमको सब कुछ पढ़ा दिया। वाह जी, बिल्कुल। और जो निसंगता या जिस तरह से एक निरपेक्ष वर्णन हमें उनकी कहानियों में दिखता है अलका जी, वैसा ही कुछ उनका बर्ताव स्वयं के प्रति भी रहा। तो जिसकी बात आपने की, जिसकी बात शर्मिला जी ने की कि कैसे वे कहानियों में बात करते हुए बिल्कुल तटस्थ होकर अपनी बात रख रहे हैं, या जिस कहानी का आपने पाठ किया विकल्प का गीत, तो उसमें कितने लेयर्स हैं। एक दोस्ती
जो कहिए कि उस जो कथा का जो नायक है उसका उस लड़की के प्रति प्रेम जैसा भी है जो अंततः आगे नहीं बढ़ सका, उसके अंदर वह कशमकश है। फिर वह पूरा वो अपने आप को जो कई बार सवालों के घेरे में लाता है, और बेरोजगारी तो है ही, कई बार उस बेरोजगारी को लेकर वह खुश होता है कि चलो अच्छा हुआ, मेरे पास बहुत समय है, मैं अपने शहर को और अच्छे ढंग से एंजॉय कर सकूंगा, सुबह की चीजें कर सकूंगा। लेकिन फिर कहीं ना कहीं उस पर एक व्यवहारिकता भी हावी है, और वह फिर लास्ट में कहानी के अंत तक आते आते हम देखते हैं कि वह किसी और नौकरी के लिए आवेदन के बारे में सोचता है। तो वह एक दर्द भी है उसके भीतर, उसको लेकर ट्रेन में जा रहा है, ट्राम में जा रहा है, तो वह खिड़की से उसके घर को भी निहार रहा है। तो बहुत ही बारीकी से एक विगत प्रेम कहानी की पृष्ठभूमि में उस कहानी को रचा है अशोक जी ने, और ऐसी कई कहानियां हैं इस संकलन में। मित्रों, एक बार मैं लेखकी संकलन में जो कहानियां हैं उनके एक बार नाम ले लूं। देश विदेश, दुखवा कासे कहूं मोर सजनी, रंदबू, मोटर पाटों का एजेंट, छुटपन के वर्षों का अंतर, लेखकी, दीक्षा, छाया, विकल्प, बुद्धू, गरीबी, राइजिंग टू द ओकेजन और बिल्डिंग। ये कहानियां हैं, और भाषा के स्तर पर या हम कविताओं में जिस कसावट की बात करते हैं कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक हम बात कह दें, कहानी में कई बार लेखक कुछ विस्तार में भी चला जाता है, लेकिन इनकी कहानियों को देखिए तो बिल्कुल संपादित और कसी हुई कहानी है अशोक सेकतरिया जी की। यह एक बेहद खास बात मुझे लगती है इनके कहानीकार के पक्ष की, और जिस पर हम लोग और चर्चा कर सकते हैं। आज काफी कुछ चर्चा शर्मिला जी ने और अलका जी ने की। मुझे लगता है कि आगे के सत्रों में कुछ इन कहानियों पर, जो कहानियां रह गई हैं उन पर कुछ और बातचीत भी हो। अलका जी का कनेक्शन कुछ टूट गया है, हम उम्मीद करते हैं शर्मिला जी कि वे जुड़ जाएं। कोई और ऐसी बात याद आ रही हो शर्मिला जी तो कहें। ये तो हरि अनंत हरि कथा अनंता है। जी जी, हरि अनंत हरि कथा अनंता। जी, तो ऐसा है कि अब काफ़ी समय हो गया, हम लोग जो है कब तक लाइव रखेंगे। अब ऐसा है कि इसको यहीं पे विराम दें हम लोग फिर। जी मित्रों, एक बार जो हमारे साथीगण जुड़े हुए हैं जिनकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उनके नाम ले लूं। सरोज कौशिक जी, रूपा सिंह जी, चंद्रकला त्रिपाठी जी, राम कुमार तिवारी जी, अंजू ढाढा मिश्रा जी, हितेंद्र पटेल जी, त्रिलोक महावर जी, पूनम सिन्हा जी, त्रिनेत्र जोशी जी, प्रयाग शुक्ल जी, संजय गौतम जी, हितेंद्र पटेल जी, अफलातून अफलू जी, किरण ग्रोवर जी, कुमार अरुण जी, और कुछ मित्रगण जो जुड़े हुए हैं जिनकी प्रतिक्रियाएं यहाँ आई हैं। मैं कोशिश करता हूं कि एक बार उन मित्रों के भी नाम ले लूं जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और जिनकी प्रतिक्रियाएं हमारे पास अभी नहीं आई हैं, जो संभवतः बाद में दें। एक बार मैं कोशिश करता हूं कि उनके भी कुछ एक के नाम ले लूं। मसलन अंशुमति जी, शिवदयाल जी, अष्टभुजा शुक्ल जी, अरविंद मोहन जी, निशांत कुमार पांडे जी, और कुछ एक मित्रों के नाम ले लूं। अरुण सितांश जी, बंकिम जी, डॉक्टर गरिमा संजय दुबे जी, मनमोहन चड्ढा जी, अनुराग गुप्ता जी, राजेश्वरी पश्चिमी जी, शुभांगी श्रीवास्तव, कश्मीर उपल, फूलचंद जी,
सुधीर विद्यार्थी जी, धनंजय सिंह जी और सभी लोग, आप लोग इस एकाग्र को पसंद कर रहे हैं, यहाँ हम सभी से जुड़ रहे हैं और तभी यह सब कार्यक्रम हो पा रहे हैं। आप लोगों का स्नेह है कि हम लोग एक के बाद एक अलग अलग व्यक्तित्वों पर एकाग्र का आयोजन कर रहे हैं। मित्रों, अलका सराबगी जी और शर्मिला जालान जी का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने समय निकाला और आज विस्तार से अशोक जी पर और उनकी कहानियों पर, उनकी शख्सियत पर अपनी बात रखी। आप सभी लोगों का पुनः हार्दिक धन्यवाद, आभार, शुभ रात्रि, नमस्कार। धन्यवाद।